हेलो दोस्तों। तो आज की 2 मिनट सीरीज में हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सीड ट्रीटी। जैसे ही यहाँ सीड शब्द आ गया ना, आपको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सीड ट्रीटी का जो फॉर्मल नाम है वो है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज की बात हो रही है, राइट, एज इन डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन कि उनके जेनेटिक्स में हमने क्या चेंजेस किए हैं। नाउ इन चेंजेस का बेसिक एजेंडा क्या है कि ये फूड और एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करें। तो दो आपके कीवर्ड्स हैं, पहला क्या है प्लांट के डिफरेंट जेनेटिक रिसोर्सेज, दूसरा फूड एंड एग्रीकल्चर में इसका क्या एसोसिएशन है। तो ये दो आपके कीवर्ड्स हैं, ये आप याद रखेंगे हमेशा ही इस कन्वेंशन को लेके। दूसरी चीज़ कि कहाँ पे हुआ था, इनका एक रिसेंटली एक सेशन हुआ था जिसकी वजह से दिस वाज इन न्यूज़। सेशन कहाँ हुआ था? इटली में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इंडिया ने इस सेशन को अटेंड किया था। वाई? बिकॉज इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द ट्रीटी। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। हमेशा कोई भी कन्वेंशन हो, राइट, तो आप या फिर कोई भी ट्रीटी है, आपको हमेशा ही पता होना चाहिए कि इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे यस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी। अब इस पूरी ट्रीटी की जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की बात है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसकी शुरुआत कैसे हुई, एग्जैक्ट चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, बट कुछ चीज़ मैं बताऊंगी जो याद रखनी है। देखो, वर्ल्ड में हमेशा से ही इसकी एक पॉइंट पे रिकग्निशन रहा है कि जितने भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाए, ठीक है, और उनको आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी रखा जाए, है ना, सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि ये जितने भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनसे कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी हो, एज इन इनफ फूड प्रोड्यूस हो फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। अब इन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज तो कर लिया, पर रिकग्नाइज करना तो इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अनलेस आपने उसके एसोसिएटेड कोई ना कोई अंडरटेकिंग बनाई है या कोई ना कोई ट्रीटी बनाई है। तो सबसे पहले 83 में क्या हुआ, एक अंडरटेकिंग बनाई गई, इंटरनेशनल अंडरटेकिंग ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब ध्यान देना ये वॉलंटरी है, नाम याद नहीं रखना है आपको, बट ये याद रखो कि अभी तक सिर्फ वॉलंटरी है, अभी तक कोई ऐसी ट्रीटी की बात नहीं हुई जो कि लीगली बाइंडिंग हो। ठीक है, अब 83 में इन्होंने एक वॉलंटरी से अंडरटेकिंग ले ली। 96 में क्या किया इन्होंने, एक ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन बना लिया, राइट, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज से एसोसिएटेड, लेकिन अभी भी ये बाइंडिंग नहीं है, राइट। तो अभी तक जो भी काम हुआ 2001 में उस काम का इन्हें बेनिफिट हुआ जब एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है उसकी बात हुई। तो जो हम ट्रीटी की बात करें ना, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, किस लिए? फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। ये जो है पहली ऐसी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी जिसने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। तो इस पूरी हिस्ट्री से मेरा एजेंडा आपको बताने का क्या था कि 2001 में पहली बार आपने लीगली बाइंडिंग होने की बात की है। ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा आपको ना। 2001 में इस ट्रीटी की बात हुई एंड ये ट्रीटी जो है एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004। तो दोनों ही ईयर्स में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में इट एंटर्ड इनटू फोर्स आया तो आप क्या लिखोगे? 2004 लिखोगे। सिंपल था, याद रहेगा। चलो अब देखते हैं कि इस ट्रीटी के बारे में, इस पर्टिकुलर ट्रीटी की वेबसाइट क्या कहती है। वेबसाइट पर्टिकुलरली कहती है कि इस ट्रीटी का एजेंडा है, राइट, कि फूड सिक्योरिटी जनरेट की जाए, कि कहीं ना कहीं ये जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है जिनको हम फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, इनका बेसिक एजेंडा क्या हो? फूड फॉर ऑल, की गारंटी करे ये फूड सिक्योरिटी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी ये जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनमें डेफिनेटली फार्मर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो फार्मर्स के राइट्स को भी रिकग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो पहला पैराडाइम था फूड सिक्योरिटी, दूसरा था कि फार्मर्स के जो भी राइट्स हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए, और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी इन सब चीजों से एसोसिएटेड डेटा है या इससे जो भी बेनिफिट्स हैं, राइट, उनको भी शेयर किया जाए, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स। ठीक है, कि जो भी इन रिसोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है या जो बेनिफिट्स हैं उनको फेयर और इक्विटेबल तरीके से बांटा भी जाए। तो ये तीन इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्या था? फूड सिक्योरिटी गारंटी करो। दूसरा क्या था? जो फार्मर्स ने बनाया है उनको राइट्स दो। और तीसरा, बेनिफिट्स भी शेयर करो। ठीक है, सिंपल। तो आप देख रहे हो इसी चीज को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में कोई भी पॉइंट आ जाए यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, अब ये जो तीनों चीजें हमने देखी, इसी को डिफरेंट तरीके से इसकी वेबसाइट कहती है कि ट्रीटी के एम्स क्या है। पहली चीज कि जो फार्मर्स के कंट्रीब्यूशन है, राइट, डिवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स में, डिफरेंट जेनेटिक्स से एसोसिएटेड क्रॉप्स, उसको रिकग्नाइज किया जाए। दूसरा, ये जो भी रिकग्निशन है,
राइट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर जो भी इससे बेनिफिट्स हुए हैं, ठीक है, या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी शेयर किया जाए, इसकी बात हुई थी। वही तो वो कह रहा है कि जो प्लांट के जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनको एक्सेस दिया जाए सभी को, थर्ड चीज जो हमने बात की थी, और जो भी इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट्स हैं वो भी शेयर किए जाए। तो आप देख रहे हो कि एक ही चीज को डिफरेंट शब्दों में लिखा हुआ है, एंड एनीथिंग कैन बी पुट ऑन इन योर MCQs, आपको आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। अगेन ट्रीटी की वेबसाइट जो है 4 और चीज़ों की बात करती है, और इसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से कहती है कि एक मल्टीलेटरल सिस्टम है। मल्टीलेटरल सिस्टम का मतलब क्या है, बहुत सारी कंट्रीज इससे एसोसिएटेड है। तो मल्टीलेटरल सिस्टम में सिंपल सी बात कहता है कि जो भी इस ट्रीटी को राटिफाई करने वाले नेशंस हैं, राइट, कोशिश की जाए कि जितना भी ये जेनेटिक पूल ऑफ रिसोर्सेज है, किसी भी तरह का रिसोर्सेज है, वो इन सभी कंट्रीज को एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में मल्टीलेटरल सिस्टम भी लिखा हुआ आ जाए तो भी इट विल बी करेक्ट। आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसा तो कुछ हमने एम्स में पढ़ा ही नहीं था, मैं आपको इसीलिए वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो इनकी वेबसाइट पे गिवन है। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, कि जो भी मटीरियल है, ठीक है, या फिर रिसर्च है, या फिर जो भी ट्रेनिंग है इससे एसोसिएटेड, एज इन जो भी डेटा है सबसे एसोसिएटेड, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी का एक्सेस उन सभी कंट्रीज़ को दिया जाए जो कहीं ना कहीं इस ट्रीटी से एसोसिएटेड है, और जो बेनिफिट्स हैं वो भी शेयर किए जाए, ठीक है। तीसरी चीज़, फार्मर्स के राइट्स पे भी काम किया जाए। सी इस पूरी प्लांट डिफरेंट रिसोर्सेज में जो भी फार्मर्स के राइट्स हैं वो भी रिकग्नाइज किए जाए, सिंपल चीज़। एंड इस पूरी चीज़ को सस्टेनेबल बनाया जाए, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर ये 4 जो हेडिंग्स यहाँ पे है, सस्टेनेबल यूज, फार्मर्स राइट्स, इन सबको भी अगर एग्जाम में आपको दिया जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर, ठीक है। आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही होंगे आपके एग्जाम में, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज देम ना, ठीक है। अब आपके एंड पे यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। ये तो मैंने आपको जो इंटरनेशनल ट्रीटी बाइंडिंग है उसके बारे में बताया। अब इस ट्रीटी को आप अपनी कंट्री में रिकग्नाइज करवाने के लिए इनका अपना लेजिस्लेशन भी होगा। तो इंडिया में जो इसका लेजिस्लेशन है उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। आप जाके इस एक्ट को पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रीजंस है इस एक्ट के न्यूज़ में होने के। पहला तो जो हमने इटली की जो हम मीटिंग की अभी हमने बात की वो, दूसरा जो है अ फ्यू मंथ्स बैक व्हाट हैपेंड कि पेप्सिको ने कुछ गुजराती फार्मर्स को सू किया था अंडर दिस एक्ट, ठीक है। सो यू हैव टू गो बैक एंड सी क्यों सू किया गया था, एंड इस जो एक्ट है इसके बेसिक प्रोविजंस क्या है, ठीक है जी। सिंपल था। चलो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।